नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे सरोज स्मृति, निराला जी की कविता है। दूसरा भाग हम इस वीडियो का कर रहे हैं, या इस कविता की दूसरी वीडियो मैं ये बना रही हूँ। तो आइए देखते हैं। जैसा कि पहली कविता में हम कर चुके हैं कि निराला ने अपनी पुत्री सरोज के जीवन को आधार बनाकर और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को लक्षित करते हुए इस कविता की रचना की है, और ये एक लंबी कविता है। तो निराला जी यहाँ पर अपनी पुत्री के बारे में बताते हुए क्या कहते हैं कि माँ का मुख हो चुंबित क्षण क्षण, भरती जीवन में नवजीवन, वह चरित पूर्ण कर चली गई, तू नानी की गोद जा पली, सब किए वहीं कौतुक विनोद, उस घर निशिवासर भरे मोद। कि माँ का मुख, माता किसकी? सरोज की जो माता है, उनका मुख चुंबित क्षण क्षण, पल पल माँ से प्रेम करने लगी या माँ के मुख को पहचानने लगी। देखिए यहाँ पर किसकी बात चल रही है? जब 1.25 साल की सरोज है उस समय की बात चल रही है, क्योंकि वो अपनी माँ के चेहरे को अब पहचानने लगी थी। और वो माँ तुम्हारी इन क्रियाओं को, किन क्रियाओं को? जो तुम अटखेलियाँ करती थी, बार बार तुम्हारा मुख, क्षण क्षण यानी बार बार तुम्हारा मुख चूमती, तुम्हें प्रेम करती, भरती जीवन में नव जीवन, और तुम्हारे जीवन में नवीन उमंगों और इच्छाओं को उत्पन्न करने लगी। परंतु वह चरित्र पूर्ण कर चली गई, लेकिन अचानक एक दिन वो अपना चरित्र पूर्ण करके, यानी इस लोक का दायित्व पूरा करके इस संसार से विदा हो गई। तू नानी की गोद जा पली। और सरोज को कहाँ भेज दिया गया? नानी की गोद में, यानी सरोज नानी के घर चली गई। सब किए वहीं कौतुक विनोद, और वहीं पर जाकर तुमने अपने बचपन के जो कौतुक और विनोद यानी खेल कूद है वो वहीं पर किए। उस घर निसी वासर, रात और दिन तुम मोद भरे मोद, यानी वहीं पर तुम अटखेलियाँ करती रही, वहीं पर तुम अपना जीवन व्यतीत करती रही। तो इन पंक्तियों में निराला जी ने ये बताया है कि किस प्रकार उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। 1.25 साल की सरोज को छोड़कर वो चली गई थी, और सरोज का पालन पोषण कहाँ हुआ? उनकी नानी के घर हुआ। खाई भाई की मार विकल, रोई उत्पल दल दृग छल छल, चुमकारा सिर उसने निहार। यहाँ पर खाई भाई की मार, कि भाई के साथ तुम पली और बड़ी, वहाँ पर भाई की मार भी तुमने खाई। मार खाने से तात्पर्य क्या है कि खेलते खेलते भाई के साथ, एक दूसरे के साथ जो झपट हुई उसमें तुम्हें भाई की मार भी खानी पड़ी, जिससे तुम व्याकुल हो गई और बेचैन होकर रोई, रोने लगी। उत्पल दल दृग, उत्पल दल यानी कमल की पंखुड़ियों जैसे, उत्पल यानी कमल, दल पंखुड़ियों के समान, दृग यानी जो तुम्हारे नेत्र है वो छल छल, वो आंसुओं से भर आए, यानी तुम्हारी आंखों में आंसू छलछला आए। चुमकारा सिर उसने निहार, निहार यानी देखकर, उसने तुम्हें रोता हुआ देखकर तुम्हें, तुम्हारे सिर को पुचकारा, अर्थात तुम्हें प्रेम किया। फिर गंगा तट सैकत विहार, और गंगा के किनारे सैकत अर्थात जो रेत है उस पर, विहार यानी विचरण करना, गंगा के किनारे उसकी रेत पर विहार तुमने किया। करने को लेकर साथ चला, विहार करने के लिए तुम्हारा भाई तुम्हें अपने साथ लेकर चला, क्योंकि भाई सरोज से बड़ा है। तू गहकर चली हाथ चपला, और तुम चंचल मन से गहकर यानी अपने भाई का हाथ पकड़कर तुम उसके साथ चंचलता का प्रदर्शन करते हुए या चंचल गति से तुम उसके साथ चल पड़ी। आंसुओं धुला मुख हासो छल, तुमने, तुम्हारे आंखों से जो आंसू आए थे उन, उससे जैसे तुम्हारा मुख धुल गया हो, तो आंसुओं से धुला हुआ जो तुम्हारा मुख है वो हासो छल अर्थात हंसी के द्वारा उज्जवल हो गया। लखती प्रसार वह उर्मी ध्वल, और तुम किसका देख रही थी? प्रसार, फैलाव, किसका प्रसार देख रही थी? उर्मी ध्वल। उर्मी ध्वल से तात्पर्य क्या है? उर्मी यानी लहरें, ध्वल अर्थात उज्जवल या सफेद। किसका प्रसार? कि उज्जवल धाराओं को देखकर तुम प्रसन्न हो रही थी, तुम्हारे आंसुओं से धुले हुए मुख पर एक अच्छी, एक चंचल हंसी आ गई थी, या तुम खिलखिलाकर हंस रही थी।
तब भी मैं इस तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त, कि तब भी जब तुम छोटी थी, अपने बचपन को जी रही थी, अपने बाल किरणाओं में व्यस्त थी, तब मैं अपने कवि जीवन में व्यर्थ ही प्रयास कर रहा था। व्यर्थ भी व्यस्त यानी व्यर्थ ही प्रयास कर रहा था, लिखता अबाध गति मुक्त छंद। और मैं बिना रुके अबाध गति से मुक्त छंद में काव्य की रचना कर रहा था। पर संपादक गण निरानंद, संपादक गण यानी जो कविता को छापने वाले संपादक गण हैं, निरानंद बिना आनंद के वापस कर देते पढ़ सत्वर। पढ़कर सत्वर यानी जल्दी से पढ़कर वो मुझे वापस दे देते। दे एक पंक्ति दो में उत्तर, एक दो पंक्ति में मुझे उत्तर मिल जाता कि मेरी कविताएं नहीं छपेंगी। लोटी लेकर रचना उदास, ताकता हुआ मैं दिशाकाश। मेरी रचना मेरे पास वापस आ गई क्योंकि संपादक ने उसे लौटा दी। उसे देखकर मैं अत्यधिक निराश हुआ। इसी निराश या उदासी के कारण ताकता हुआ दिशाओं को और आकाश को, यानी इधर उधर देख रहा था, आकाश की ओर देख रहा था। बैठा प्रांतर में दीर्घ पहर, दीर्घ पहर प्रांतर यानी आंगन में, दीर्घ यानी लंबे, पहर अर्थात समय तक, कि मैं निराशा का भाव अपने मन में लिए और वहीं आंगन में लंबे समय तक बैठा रहा। व्यतीत करता था गुनगुन कर संपादक के गुण यथाभ्यास, पास की नोचता हुआ घास। और लंबा समय वहाँ व्यतीत किया, क्या सोचकर? संपादक के गुणों के बारे में। व्यतीत करता था गुनगुन कर, कि मैं वहाँ पर लंबे पहर तक बैठा अपने समय को व्यतीत कर रहा था और गुणों के बारे में, संपादक के गुणों के बारे में मैं चिंतन कर रहा था। और पास ही क्या कर रहा था? नोच रहा था। किसको? जो उगी हुई घास थी। अज्ञात यानी अनजाने में ही उसको फेंक रहा था इधर उधर। भाव की चढ़ी पूजा उन पर, याद है दिवस की भाव की चढ़ी पूजा उन पर से तात्पर्य क्या है कि अपने भावों और विचारों की पूजा के रूप में मैं उखड़ी हुई घास को उन संपादकों को समर्पित कर रहा था। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि निराला के मन में उन संपादकों के प्रति जो क्रोध था, गुस्सा था, वो किसके माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा था? उस घास के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा था, क्योंकि निराला उन्हें तो कोई हानि नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन अपने भावों की प्रतिक्रिया स्वरूप या लौटा दी गई कविता के फल स्वरूप वो परेशान थे और उसकी प्रतिक्रिया वो किसके रूप में कर रहे थे? उस घास को उखाड़ उखाड़ कर वो इधर उधर फेंक रहे थे। याद है दिवस की प्रथम धूप थी पड़ी हुई तुझ पर सुरूप। याद है, क्या याद है निराला को? वह दिन याद है जब दिवस की यानी दिन की पहली धूप की किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़ी थी। तुम पर सुरूप यानी सुंदर रूप, और तुम बड़ी ही सुंदर रूपवान उस किरण में, उस रोशनी में दिख रही थी। कौन दिख रही थी? पुत्री सरोज। खेलती हुई तुम परी चपल, और जब तुम खेल रही थी तो कैसे लग रही थी? चंचल, चपल यानी चंचल, परी के समान तुम लग रही थी। मैं दूर स्थित प्रवास में चल 2 वर्ष बाद होकर उत्सुक, कि मैं दूर जहाँ मेरा प्रवास था, जहाँ मैं रह रहा था, उससे चलकर 2 साल बाद उत्सुकता के साथ देखने के लिए अपने मुख था गया हुआ बैठा बाहर। और मैं 2 साल बाद तुमसे मिलने के लिए आया था। वहाँ पर मैंने तुम पर सूर्य की किरणें पड़ती हुई, पहली किरण जब पड़ती हुई देखा तो तुम मुझे बहुत सुंदर लग रही थी और मैं बाहर बैठा था आंगन में फाटक के भीतर। कहाँ पर? आंगन में फाटक के भीतर। उसमें वो बाहर बैठे थे। मोढ़े पर ले कुंडली हाथ, और कहाँ किस पर बैठे थे? मोढ़े पर। मोढ़ा यानी जो मूढ़ा होता है, जिस पर जो बैठने के लिए प्रयोग किया जाता है। और मेरे हाथ में क्या था? मेरी जन्म कुंडली मेरे हाथों में थी, अपने जीवन की दीर्घ गाथ। और उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो मेरे लंबे जीवन की गाथा का परिचय दे रही है। पढ़ लिखे हुए शुभ 2 विवाह, उसमें लिखा हुआ था कि मेरे 2 शुभ विवाह होंगे। हंसता था मन में बड़ी चाह, और उसको पढ़कर मुझे हंसी आ गई।
मेरे मन में एक बड़ी इच्छा थी, खंडित करने को भाग्य अंक, कि मेरी किस्मत में जो अंक लिखे हैं मैं उनको खंडित करना चाहता था, यानी कुंडली को मैं झूठा साबित करना चाहता था। देखा भविष्य के प्रति अशंक, अशंक यानी शंका से रहित, कि मैंने भविष्य की ओर शंकाहीन होकर देखा, अपने भावी जीवन की ओर देखकर मैंने विचार किया। यहाँ पर भाव क्या है कि वो पूर्णतः निश्चित था कि उसे जीवन में आगे क्या करना है। उन्हें पता था कि ये अंक गलत हैं, जो भाग्य के अंक हैं वो सही नहीं है, क्योंकि 2 विवाह का विचार उनके मन में कहीं भी नहीं था, अर्थात वो दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे। तो ये उस समय समाज की ये प्रवृत्ति थी कि कोई भी विदुर व्यक्ति है उसका दूसरा विवाह हो जाता था, लेकिन इन्होंने अपनी विद्रोही प्रवृत्ति का परिचय देकर ये स्पष्ट कर दिया कि वो ना तो ज्योतिष में विश्वास करते हैं और न ही वो अपने जीवन में दूसरा विवाह करना चाहते हैं। इससे पहले आत्मीय सवजन ससने कह चुके थे, जीवन सुखमय होगा विवाह कर लो। जो मेरे अपने सवजन थे, जो मुझसे आत्मीयता से जुड़े थे, या जो मेरा भला चाहते थे, या मेरे रिश्तेदार थे, वो मुझे स्नेह के साथ ये बात कह चुके थे कि जीवन को अगर सुखमय करना है तो तुम दूसरा विवाह कर लो। जो पढ़ी लिखी हो सुंदर हो, आए ऐसे अनेक परिणय, कि ऐसे अनेक रिश्ते आए जो लड़कियां पढ़ी लिखी भी थी और सुंदर भी थी, पर विदा किया मैंने सविनय, लेकिन मैंने उन्हें निवेदन के साथ मना करके विदा कर दिया। सबको जो अड़े प्रार्थना भर, उन सबको मैंने प्रार्थना करके वापस भेज दिया। नैनों में पाने को उत्तर, जो नैनों ही नैनों में या मेरे आँखों से उत्तर प्राप्त करना चाहते थे, जो अपनी आँखों में प्रार्थना लेकर आए थे और अड़ गए और अनुकूल उत्तर पाना चाहते थे, उन सबको इन्होंने मना कर दिया। अनुकूल उन्हें जब कहा निडर, कि मैंने निडर होकर उनसे कहा, मैं हूँ मंगली मुड़े सुनकर, मैंने अपने आप को क्या बताया, मांगलिक बताया। और ये बात सुनकर वो सब मुड़ गए, वापस चले गए। इस बार एक आया विवाह, और इस बार लेकिन जो विवाह का निवेदन आया था, जो किसी तरह भी हतोत्साह होने को न था। पड़ी अड़चन, आया मन में भर आकर्षण, लेकिन वो किसी तरह भी जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो इस रिश्ते को या इस संबंध को स्थापित करना चाहते थे या बनाना चाहते थे, इसीलिए होने को न था कि हतोत्साहित, वो जो विवाह का निवेदन लेकर आए थे वो किसी तरह से भी इस बात से इनकार नहीं करना चाहते थे या दुखी नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वो इसका जो परिणाम है वो सकारात्मक चाहते थे। तभी अड़चन आ गई। क्या अड़चन? कि मेरे मन में भी आकर्षण आ गया। किसके प्रति? इस जो निवेदन आया था या जो विवाह के लिए जो रिश्ता आया था, उस नैनों का कि जो विवाह के लिए रिश्ता आया था, जिसकी बात करी जा रही थी, उस भर आकर्षण किसका? नैनों में। नैनों का सासू ने कहा, बड़े भले जन हैं भैया। निराला जी की सास उन्हें समझाते हुए कहती हैं कि जो सज्जन आए हैं विवाह की बात करने के लिए वो बड़े भले हैं। एंट्रेंस पास है लड़की, वह बोले मुझसे 26 ही तो वर की है उम्र, ठीक ही है। लड़की भी 18 की है। फिर हाथ जोड़ने लगे, कहा कि सासू ने भी समझाया कि तुम्हें ये रिश्ता मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि जो लड़की है उसने एंट्रेंस पास कर रखी है और तुम्हारी आयु अगर 26 की है तो उसकी उम्र भी तुम्हारे अनुसार ही है, और उसकी उम्र क्या है? उसकी आयु 18 साल की है। वे नहीं कर रहे ब्याह, आहा हैं सुधरे हुए बड़े सज्जन। विवाह का प्रस्ताव लेकर जो सज्जन आए थे वो हाथ जोड़कर कहने लगे कि वर विवाह के लिए वे कौन? निराला, वे विवाह के लिए तैयार नहीं। आह, सुधरे हुए बड़े सज्जन। और वो कहने लगते हैं कि निराला के लिए कि वो बड़े ही सुधरे हुए या सदाचारी सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे कवि हैं, अच्छे विद्वजन, अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, बड़े नाम उनके, और उनका नाम भी काफ़ी है, सफल विद्वानों में गिने जाते हैं। शिक्षित लड़की भी रूपवती है। समुचित आपको यही होगा कि कहें हर तरह उन्हें
वर सुखी रहे। तो वो क्या कहते हैं निराला जी से कि वे लोग, निराला जी क्या कहते हैं कि वे लोग किससे कहने लगे, सास से वो ये बात कह रहे हैं कि आप उन्हें शादी के लिए किसी तरह मना लें, क्योंकि लड़की भी रूपवती है और सभी के लिए अच्छा यही होगा कि आप उनको तैयार कर लें। इस तरह से वर भी सुखी रहेगा और हमारा मान भी रह जाएगा। आएंगे कल दृष्टि थी स्थिल, आई पुतली तू खिल खिल खिल। और उन्होंने ये कहा कि वो कल आएंगे, वो ये चाहते थे कि वो कल दोबारा से आएंगे, लेकिन तभी दृष्टि थी स्थिर, जो निराला है उनकी दृष्टि स्थिर थी, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। जो सज्जन थे उन्होंने कहा कि इस विषय पर बात करने के लिए हम कल दोबारा आएंगे। एक बार तो, क्योंकि निराला ने ऐसा बताया है यहाँ इन पंक्तियों में, एक बार तो उनके मन में भी इस बात के प्रति, इस रिश्ते के प्रति आकर्षण का भाव आ गया था। वो भी भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं शादी के लिए तैयार थे। लेकिन तभी आई पुतली तू खिल खिल खिल, बेटी सरोज खिलखिलाती हुई वहाँ पर आ गई। हंसती थी मैं पुनः हुआ चेतन, तुम्हें हंसते हुए देखकर मैं पुनः अपने ख्यालों से बाहर आ गया, जागृत हो गया। सोचता हुआ विवाह बंधन, और विवाह बंधन के बारे में सोचता हुआ कुंडली दिखा बोला ए लो, कि ये लो। मैंने अपनी कुंडली सरोज की तरफ की और उससे कहा ये लो। आई तू दिया कहा खेलो, और जब तुम मेरे पास आई तो मैंने वो कुंडली तुम्हें दे दी और कहा लो इससे खेलो। कर स्नान शेष उन्मुक्त केश, स्नान करने के पश्चात उन्मुक्त केश अर्थात खुले हुए बाल, अपनी सास के बारे में कह रहे हैं कि वो सभी कामों से निपटाकर स्नान आदि कार्य करने के बाद अपने खुले हुए केशों के साथ सासू जी रहस्य समित यानी मुस्कान के साथ वहाँ पर आई। और किस लिए उनके चेहरे पर सुवेश यानी सुंदर वेश में वो वहाँ पर आई, करने को बातचीत जो कल होने वाली अजीत, कि कल जो बात होनी थी, किसकी बात होनी थी, विवाह की बात होनी थी, उसके बारे में बातचीत करने आई और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। संकेत किया मैंने अखिन, मैंने उनकी तरफ इशारा किया, जिस ओर कुंडली छिन्न भिन्न, कि जिस ओर सरोज ने उस कुंडली को फाड़ दिया था, छिन्न भिन्न कर दिया था। देखने लगी वे विस्मय भर, वो भी आश्चर्य से उस ओर देखने लगी। तू बैठी संचित टुकड़ों पर, और तुम क्या कर रही थी, उस कुंडली के फटे हुए टूटे जो टुकड़े थे, बिखरे हुए टुकड़े थे, उन पर बैठकर तुम खेल रही थी। इनकी निराला जी ये बताते हैं इन पंक्तियों में कि इनकी सास भी उस दृश्य को देखकर हैरान रह गई थी। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि एक बार तो निराला के मन में विचार आया विवाह का, लेकिन सरोज को देखकर उनका वो विचार उनसे फिर दूर चला गया और दोबारा शादी का ये विचार उन्होंने अपनी बेटी के सामने त्याग दिया, या अपनी बेटी को देखकर उन्होंने अपना ये विचार बदल दिया। तो यहाँ पर निराला ने जो पुनः विवाह की बात यहाँ पर उठाई है, उसके बारे में बताया कि किस प्रकार उनके जीवन में ऐसा क्षण आया जब उनका मन इस बात के लिए डोल गया था, लेकिन अपने बेटे और बेटी के भविष्य को देखते हुए उन्होंने ये विचार त्याग दिया। सहज साहित्यिक भाषा है, सरल अलंकारों का प्रयोग हुआ है, कहीं पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कहीं पर उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर सरल तरीके से जो सामान्य अलंकार है उनका बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग किया है। और संपूर्ण कविता मुक्त छंद में लिखी गई है, वर्णात्मक शैली है, संवाद शैली का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि इस कविता की व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।